वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है इसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा या धारा, वैद्युत जो भी कह सकते हैं, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, ठीक है। उन पे जो हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उस पर हमने क्या देखा था कि जो आपके जो आवेश हैं, जो आपके चार्ज हैं, वो क्या थे? स्टैटिक थे। क्या थे? स्टैटिक थे, रुके हुए थे। कैसे थे? रुके हुए थे। लेकिन यहां पर चार्ज कैसा हो जाएगा? अब आपका चार्ज मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा, मतलब गति करने लगेगा। अब गति कैसे करेगा? गति वो करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो देखिए, जब आपको पता है कि जब आपका आवेश क्या करता है? स्थिर रहता है, तो हम उस केस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी। उस पोर्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। और जो है, यदि आपका चार्ज जो है यदि मूव करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? आपका यदि चार्ज यहां पर लिखिएगा, यहां पर आवेश गति करेगा, ठीक है, वेग नियत रहेगा। वेग नियत रहेगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है समय के साथ बदलेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर आपको हम ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, अब यहां पर क्या है कि आवेश प्रवाह, वैद्युत धारा किसे कहते हैं? आप कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे। तो किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो लिखिएगा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसको किससे व्यक्त करते हैं? आई से। इसको किससे व्यक्त करते हैं मेरे भाई? आई से व्यक्त करते हैं। तो लिख लीजिए, इसको आई से व्यक्त करते हैं। यहां पर लिखिएगा, इसे आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। यहां पर ये वैद्युत धारा आई, या आप स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। आई बराबर क्या होता है? क्या बोला? आवेश प्रवाह की दर को Q/T, Q/T, जहां पर Q क्या है आपका? आवेश है। T क्या है? समय। Q क्या है आपका? आवेश है। T आपका क्या है? समय। तो जो आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, I बराबर Q/T, यह आपका तब लगेगा जब आपका जो चार्ज है, जो आवेश है, वह एक समान रूप से बह रहा हो। कैसे बह रहा हो? एक समान रूप से। तो यहां पर क्या है? ये कब लगेगा? आवेश एक समान रूप से बह रहा हो, एक समान रूप से
बह रहा हो, बह रहा हो। क्लियर है? अब इसको क्या कहते हैं, ये जो आपने आई निकाला है ना, ये वाली आई, इसको आई एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आई एवरेज। क्योंकि भाई एक समान रूप से जितना समय लग रहा, तो उतना जितना समय लगा किसी आवेश को एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंचने में जितना समय लगता है, वही उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। एक आपका होता है आई इंस्टेंट, मतलब तात्क्षणिक धारा। क्या कहते हैं इसे? तात्क्षणिक धारा, इंस्टैंटेनियस। ठीक है, ये होता है डेल डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्या कहलाता है? तात्क्षणिक धारा। यहां पर क्या होता है? आवेश एक समान रूप से नहीं बहता, आवेश असमान रूप से बहता है, असमान रूप से बहता। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलें। ठीक है, नोट कर लो भैया पहले आप इसे। ठीक, अच्छा चलिए, अब विद्युत धारा की यूनिट की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए? मात्रक की। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट की बात हो जाए, या एसआई मात्रक की बात हो जाए, मात्रक की। तो देखो आई बराबर आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। यानी कि क्यू का क्यू क्या है? आपका आवेश है। आवेश को किससे लिखते हैं? कूलाम से। कूलाम से। समय कितना होता है? सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड को क्या कहते हैं हम? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्पियर। ये तो आपकी एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस जो यूनिट होती है उसमें देखिए 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 एब्सोल्यूट एम्पियर। किसके होता है? एब्सोल्यूट एम्पियर के। देखिए मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में, अधिकतर केसेस में यही आएगा। एसआई यूनिट आपको क्या याद रखना है? एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर होता है। चलिए, तो ये तो हमने करंट की डिफिनीशन देख लिया, उसका एसआई मात्रक देख लिया कि क्या होता है, मात्रक क्या होता है। अब इसमें दूसरा चीजें देखते हैं कि करंट के कैरियर कौन कौन से, मतलब करंट किन में बह सकता है। ठीक है, मतलब किन चीजों में करंट हो सकता है। तो देखिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, ऊपर जहां पर आपने डिफिनीशन लिखा ना इलेक्ट्रिक करंट, उसको आप ए नंबर दे दीजिएगा। ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, यहां पर हमें लिखना है, हेडिंग है करंट कैरियर। करंट कैरियर। ठीक है, मतलब किनमें करंट बहता है। विद्युत धारा किनके कारण बहती है? किनके कारण बहती है, ये है इसका मतलब कि किस चीज में क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपका कंडक्टर होता है, क्या होता है? कंडक्टर यानी कि चालक होता है। कंडक्टर पहला, यदि इसमें क्या हो? कंडक्टर। कंडक्टर को क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। कंडक्टर यानी कि चालक। तो चालक में जो हमारा करंट बहता है, विद्युत धारा बहती है, वो किसके कारण बहती है? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण
आपका जो कंडक्टर में यदि करंट बह रही है, चालक में करंट बह रही है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपकी किसी भी धातु में यानी कि यदि आपका कोई चालक धातु है तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है? विद्युत धारा इनमें बहती है। दूसरा आती है, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन क्या कहते हैं? अपघटनी विलयन। तो इसमें आपके क्या होते हैं? इसमें आपके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों के कारण, इसमें धन आयनों और ऋण आयनों के कारण क्या होता है? विद्युत धारा बहती है। तो लिखिएगा, इनमें धन आयन और ऋण आयन के कारण विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा बहती है। क्लियर? अब आपका तीसरा आता है आयनाइज्ड गैस, आयनीकृत गैसें। क्या आता है? तीसरा आता है आपका आयनीकृत गैसें। तीसरा आपका आता है आयनीकृत गैसें। आयनीकृत गैस यदि है तो उसमें कैसे विद्युत धारा बहती है? तो उसके कारण क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन और धनायनों के कारण, इलेक्ट्रॉन और धन आयनों के कारण। ठीक। अब आपका आता है चौथा, जो लास्ट है, वो आता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। क्या कहते हैं इसे? अर्धचालक। इसमें जो है आपकी विद्युत धारा क्यों बहती है? इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। ठीक। तो चलिए इसे पहले आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात हो जाए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो सी हेडिंग डालिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। धारा की दिशा। तो इसमें लिखिएगा, हम यह मानते हैं कि धारा धन आयनों की गति की दिशा में होती है तथा ऋण आयन या इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। ठीक। अब देखिए क्या इसका मतलब क्या है कि यदि आपकी धन आयन कोई है, ये क्या है? आपका धन आयन है, और धन आयन की गति की दिशा आपकी इस डायरेक्शन में है, तो आपकी धारा की भी यही दिशा हो जाएगी। ये धारा की दिशा,
ठीक है। और यदि आपका कोई ऋण आयन है, क्या है, कैसा कोई ऋण आयन है, और वो आपका इधर गति कर रहा है, तो आपकी विद्युत धारा की दिशा विपरीत दिशा में हो जाएगी, धारा की दिशा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपकी जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा धनात्मक आयन की दिशा में होती है, धन आयन की दिशा में होती है। क्लियर है? चलिए, तो अब अगली हेडिंग डालिएगा, विद्युत धारा क्या स्केलर है कि टेंसर है? हेडिंग डालिएगा डी नंबर। विद्युत धारा टेंसर क्वांटिटी है। कैसी है? टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है ये देख लीजिए, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सदिश योग का पालन नहीं करती, सदिश योग का पालन नहीं करती है। ठीक, अब देखो, विद्युत धारा यदि आपके पेपर में आ जाए, यदि आपके पेपर में मतलब 4 ऑप्शन दे दे कि विद्युत धारा कौन सी है, यदि आपसे कह दे कि स्केलर है, क्या है, स्केलर है, या कह दे कि वेक्टर है, या कह दे कि आपकी टेंसर है, ठीक है, और या आपसे कह दे कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मार के आओगे? टेंसर मार के आओगे, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, लेकिन यदि आपको टेंसर ना दिए रहे तब आपको क्या मार के आना है? स्केलर। यदि आपको टेंसर ऑप्शन में ना दिए रहे तब आपको क्या मान के आना है? स्केलर मार के आना है। क्यों? क्योंकि यह स्केलर योगफल के नियम का पालन करती है। किसका करती है? स्केलर योगफल का नियम का पालन करती है। जैसे कि यदि आपकी विद्युत धारा एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, इधर की मान के चलो कि 3i है, इधर की आपकी 4i है, तो ये इधर आपकी, ये जो इधर से निकलेगी ये आपका 7i हो जाएगा। ठीक है, और यदि मान के चलो कि यदि इनके बीच का एंगल 60 भी है या कुछ भी, कोई भी एंगल है, तो भी उनका एडिशन यही होगा। लेकिन यदि आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी होती, कैसी होती? वेक्टर क्वांटिटी होती, तो यहां से आपको दो के बीच का एंगल पता है, उनको यदि आप जोड़ते तो ये कुछ दूसरा आता। ठीक है, आपको पता है ना, 2 का योगफल √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वहां से आप वैल्यू पुट करके करोगे तो ये आपका क्लियरली कितना आ जाएगा? 9 16 9 25 25 6 ये लगभग मान के चलो कि आएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और जबकि हमारा कितना आ रहा है? इतना। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो यदि आपको ऑप्शन में स्केलर दिए रहे, वेक्टर दिए रहे, टेंसर दिए रहे, नन ऑफ दीज दिए रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे टेंसर मारना है। ठीक है, लेकिन यदि आपको टेंसर ना दिए हो ऑप्शन में, तो आप क्या मारोगे? स्केलर ऑप्शन को टिक करोगे। ठीक है, रीजन समझ में आया ऐसा क्यों है? क्योंकि यह कैसे सदिश योग का पालन नहीं करती, और ये मतलब वेक्टर के एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती है। किसको फॉलो करती है? स्केलर के नियम को फॉलो करती है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो फिर हम आगे
बढ़ते हैं। चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा, ई पॉइंट है, ई पॉइंट है नेचर ऑफ करंट कैरिंग वायर, चालक तार का गुण। क्या हेडिंग है? चालक तार का गुण। ठीक है, नेचर ऑफ करंट कैरिंग वायर। देखते हैं कि जो आपका कंडक्टर होता है, जो आपकी कंडक्टिंग वायर होती है, कंडक्टर तार होती है, उसका क्या नेचर होता है। तो यहां से यदि आप देखो तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि चालक में लिखिएगा, चालक तार में विद्युत धारा, चालक तार में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। ठीक है, किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लिखिएगा, चालक तार शुरुआत में क्या होती है? विद्युत उदासीन होती है। चालक तार शुरुआत में उदासीन होती है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही पॉजिट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है? पॉजिट्रॉन का मतलब होता है धनायन। पॉजिट्रॉन का क्या मतलब होता है? धनायन। उतने ही पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है, चालक तार के अंदर, चालक तार के बाहर, चालक तार के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। वैद्युत जैसे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है क्योंकि हम विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं, विभवांतर उत्पन्न करने का क्या मतलब है? यहां पर हम एक बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये मान के चलो कि अब कंडीशन देखो, यहां पर ये आपका मान के चलो कि आपकी ये क्या है? एक चालक तार है। ये क्या है? आपका एक वायर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, कई हैं, बहुत हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उसमें उतने ही धन आयन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या है? शुरुआत में अभी इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया, तो जब बैटरी से नहीं जोड़ा गया तो जितने धनायन है उतने ऋणायन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? शून्य है।
और अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, शून्य। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से, जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा, क्या किया, हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया बी वोल्टेज से, तो अब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो अभी भी क्या है, शून्य है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शून्य नहीं है, इनसाइड शून्य नहीं है। जब हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इधर ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये आपका हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, हाई पोटेंशियल पे, उच्च विभव। और ये किस पर हो जाएगा, लो पोटेंशियल पे। क्लियर। तो ये चीजें हैं कि यदि कोई आपका चालक तार होता है तो चालक तार में जितने धनायन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होगा, चालक तार में शुरुआत में उदासीन होता है भाई। यदि केवल चालक तार है तो ऐसा थोड़ी ना कि आप बाजार से तार लेकर आते हैं तो उसमें करंट बहने लगता है, छू लिए तो करंट मार दिया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितने आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही पॉजिट्रॉन होते हैं, मोशन कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको किससे जोड़ देते हैं, पोटेंशियल से, यानी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धनावेश कहां से जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आपकी विद्युत धारा बहने लगेगी। अच्छा, बाहर साइड तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन इनसाइड क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बहेगी। ऐसा क्यों होगा, देखो ये इधर जैसे ही हमने पोटेंशियल से जोड़ दिया तो ये कैसा हो गया, ऋण आयन। तो ऋण आयन से इधर क्या हो गया कि इधर पर जितने आवेश होंगे, आप ध्यान से समझिएगा, तो इधर जितने आवेश होंगे इलेक्ट्रॉन सब यहां पर जमा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, इस तरफ आ जाएंगे, और धन आयन सब आपके इस तरफ आ जाएंगे। तो ऋण आयन यहां से चलना शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपकी विद्युत धारा की दिशा हो गई। क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बैटरी का क्या काम है, बैटरी का काम यह है कि यह इलेक्ट्रॉन को या धनावेश को, बैटरी का क्या काम है, आवेश को देना नहीं, आवेश को क्या करना, सर्कुलेट करना, आवेश को चलाते रहना। तो यहां पर लिख लीजिए, बैटरी का काम आवेश को चलाते रहना है, चलाते रहना है, ना कि आवेश देना, ना कि आवेश देना। बात समझ गया, ठीक है, ये चीज, ठीक। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़े। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं, एफ पॉइंट है, अगला नंबर है, वृत्तीय गति करते हुए आवेश के कारण विद्युत धारा। वृत्तीय गति करते हुए इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज। इंग्लिश में क्या कहेंगे, करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज, सर्कुलेटिंग चार्ज। यदि मान के चलो कि आपका कोई एक आवेश है, यदि आपका कोई एक आवेश है और वो कैसा मोशन कर रहा है, कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति। जैसे मान के चलो कि ये आपकी एक तार है, ये कैसी है, ये एक तार है, इस पर जो है इसकी रेडियस कितनी है, आपकी रेडियस r है, यहां पर आवेश कितना है, q, कितना है आवेश, q, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और इसकी जो कोणीय वेग है, क्या है, कोणीय वेग इसका क्या है, ओमेगा है। आवेश का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है।
ये ऐसे मोशन कर रहा है, तो आपको यदि विद्युत धारा निकालनी है तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। यही तो होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यही तो होता है कि नहीं होता है? क्योंकि यह सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यह कैसा है भाई, इस जगह से चलना शुरू करेगा, ये वृत्त में गति कर रहा है, तो ये कैसा है, सर्कुलर मोशन है। और जब आपका ये ऐसा करता है, सर्कुलर मोशन करता है, मतलब एक निश्चित समय बाद अपनी आवृत्ति को क्या है, अपने मोशन को बदलता है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, एक आवृत्ति कहलाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/t को क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो f क्या है आपका, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति। क्लियर है? तो यहां से आप देखो, यदि ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, देखो यदि आप ध्यान से देखो तो क्यू ही है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, यहां से देखो तो समय बराबर क्या होता है, चलो यहां से देखो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहां से आप समय निकालोगे तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि 2πr, और चाल कितना है, v, कितना है, v है। तो आप समय का मान यहां पर पुट करोगे, कितना हो जाएगा, 2πr, और वेलोसिटी अपॉन v, तो v आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से यदि मैं आप इसे मैं पुट करूं तो कितना हो जाएगा, I बराबर जो विद्युत धारा होगी, ये Q इंटू वी डिवाइडेड बाई 2πr, यही होता है। और V बराबर क्या होता है, यदि आपकी कोई कैसी गति है, वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति के लिए कक्षा 11 में आपको पढ़ा चुके हैं, वृत्तीय गति के लिए V बराबर R इंटू ओमेगा, क्या होता है, R इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है आपका, कोणीय वेग। तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, Q, V की जगह पे R इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2πr, R से R कैंसिल, तो ये करंट बराबर हो जाएगी Q ओमेगा अपॉन 2π। ये आपकी किसके कारण आ गई, वृत्तीय गति जो करते हुए आपकी विद्युत धारा आ गई। और ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, ओमेगा आपका आ जाएगा ओमेगा किस में होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड में होना चाहिए। यहां पर लिख लीजिएगा, ओमेगा आपका रेडियन पर सेकेंड में होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी बहुत हो गई, कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, लिखिएगा। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से आवेश Q बराबर AT² माइनस का 2VT, AT² माइनस का 2VT बहता है, प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है कितने समय बाद, कितने समय बाद धारा की दिशा बदल जाएगी, धारा की दिशा बदल जाएगी, बदल जाएगी। यह आपको क्या करना है, बताना है। तो यहां से ध्यान से देखो, मुद्दे की बात क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से आवेश Q बराबर AT² माइनस का 2VT प्रवाहित होता है। मतलब कि ये मान के चलो कि ये आपका क्या है, कोई चालक तार है, ये क्या है आपकी कोई चालक तार है, और इस क्षेत्रफल से मान के चलो कि ये एक आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इससे जो है आवेश Q निकल रहा है,
Q आवेश निकल रहा है और उसकी ये दिया हुआ है। कह रहा है कि कितने समय बाद धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। धारा की दिशा बदलने का मतलब है कि आपकी जिस डायरेक्शन में विद्युत आवेश जो है आपका फ्लो कर रहा है, आवेश बह रहा है, वहां पर आपकी विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां पर लिखिएगा धारा की दिशा, धारा की दिशा बदलने का अर्थ है, बदलने का अर्थ है कि जिस दिशा में आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उस दिशा में धारा का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाल के कहीं पर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपको Q बराबर क्या दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है AT² माइनस का 2BT। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, dQ/dt। यही तो होता है, क्योंकि यहां पर ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि आवेश आपका समय के साथ क्या हो रहा है, ये T क्या है, यहां पर समय है, तो आवेश क्या है, समय के साथ बदल रहा है, तो इस वजह से dQ/dt वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी कि समीकरण 1 में इसे मान लो, समीकरण 1 का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो लिखिएगा समीकरण 1 का T के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो यहां से देखोगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, dQ/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2AT माइनस का 2B। कितना हो जाएगा, 2B। अब क्योंकि धारा की दिशा क्या है, बदल रही है, लिखिएगा क्योंकि धारा की दिशा बदल रही है, धारा की दिशा बदल रही है, अतः I बराबर 0। तो I बराबर जब 0 रखने का मतलब क्या है, 2AT माइनस का 2B इज इक्वल टू 0। तो T बराबर हो जाएगा 2B/2A, यानी कि B/A। मतलब जब आपका समय कितना हो जाएगा, B/A, तब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, आपकी बदल जाएगी। यानी कि यदि धारा अभी इस डायरेक्शन में बह रही है तो क्या हो जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में बहने लगेगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चालक तार में आवेश Q बराबर 3T² माइनस का 5T बह रहा है, दूसरे व तीसरे सेकंड में कितनी विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि दूसरे व तीसरे पर, और इसी में अगला क्वेश्चन है कि चौथे
समय t बराबर 2 से t बराबर 4 सेकेंड तक कितनी धारा बही होगी। ये आपका क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो। क्या कह रहा है? कह यह रहा है कि कोई एक चालक तार है, उस पर आवेश Q बराबर आवेश ये दिया हुआ है। कह रहा है कितना आवेश बह रहा है, तो हमें दूसरे व तीसरे सेकंड में कितनी विद्युत धारा बह रही है। तो दूसरे सेकंड में देखिए, ध्यान समझिएगा, 2 सेकंड में और दूसरे सेकंड में बहुत अंतर है। 2 सेकंड में और दूसरे सेकंड में बहुत अंतर है। 2 सेकंड का मतलब कि आपका समय 0 शुरू होता है, 0 1 2, अब ये 2 सेकंड हुए, तो इतने समय में। और दूसरे सेकंड का मतलब कि डायरेक्ट दूसरे समय पर, दूसरे सेकंड पर ही कितना है। तो उस जगह पर आप क्या लगाएंगे? तात्क्षणिक वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तात्क्षणिक वाला फार्मूला। यानी कि पहले वाले केस के लिए जब Q बराबर कितना है 3t² माइनस का 5t, तो आपको जब किसके लिए निकालना है? दूसरे व तीसरे सेकंड के लिए। तो यहां पर I बराबर कितना हो जाएगा? dq/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × 6t माइनस का 5। ठीक है, यहां पर आपको किस सेकंड के लिए? दूसरे सेकंड के लिए। तो I दूसरे के लिए, सेकंड के लिए, दूसरे सेकंड के लिए, तो यानी कि t बराबर कितना रख दोगे? 2। t बराबर 2 रखोगे तो 6 × 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 12 माइनस का 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। फिर यही कह रहा है कि आपको किसके लिए? तीसरे सेकंड के लिए। तो I3 के लिए तो t बराबर आप क्या रख दोगे? 3 रख दोगे, तो 6 3 का 18 माइनस का 5 इक्वल टू 13 एम्पियर। ये आपको बता रहा है। फिर दूसरे पर क्या बता रहा है? ध्यान से समझना। दूसरा कह रहा है कि समय t बराबर 2 से t बराबर 4 तक सेकंड में कितनी धारा बही होगी। 2 से लेके 4 तक। तो ध्यान से समझना, I बराबर क्या होता है? डेल्टा Q/dt, यही तो है। तो यहां से अब मैं यहां पर किस सेकंड के लिए? Q एट t इक्वल टू 2 पर। तो जब मैं t की जगह पर 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे t की पावर कितना? मतलब 2 की पावर 2 माइनस का 5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 माइनस का 10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, फिर कह रहा है t बराबर 4 सेकेंड पर। तो Q एट t इक्वल टू 4 पर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 3 48 माइनस का 4 पंचे 20 इज इक्वल टू 28 एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर आपका हो जाएगा फाइनल कौन सा है? ये वाला समय है। तो Q4 पर माइनस का Q2 पर डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इनके बीच का समय अंतराल कितना है? T4 माइनस का T2, यही तो है। तो ये 4 की लगी है, कितना आया है? 28 माइनस का 2 बटे ये डेल्टा T2 आया है। इनके बीच का अंतर 4 में से 2, भाई यही तो होगा ना। 4 माइनस का दूसरा सेकंड ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा? 28 में से 2 गया तो 26 बटा 2 इज इक्वल टू 13 एम्पियर। I बराबर कितना हो जाएगा? 13 एम्पियर। ये ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट करो आप इसे। एक अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? लिखिएगा कि यदि ग्राफ Q वर्सेस टाइम का हो तो इस ग्राफ की प्रवणता या ढाल विद्युत धारा का मान देगा। ठीक है, ये पहला हो गया।
दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि यदि ग्राफ I वर्सेस T का हो तो इस ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल आपका क्या देता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, आवेश देता है। क्या देता है? क्षेत्रफल, आवेश देता है। ठीक है। यदि आपका Q वर्सेस टाइम का ग्राफ है, किसका है? Q वर्सेस टाइम का, मतलब इधर आपका आवेश है और इसका इधर आपका क्या है? समय। तो इसका जो भी आपका स्लोप होगा, ये मान के चलो कि ये क्या है? स्लोप है। तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? विद्युत धारा देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यदि आपका कोई भी ग्राफ है, मतलब ये इधर I है, करंट है, धारा है, और इधर क्या है? आपका समय है। क्या है? समय है। तो इधर मान के चलो कि आपका कोई ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, कोई भी, तो इसके अंदर का जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्या देगा? आपका आवेश देगा। क्या देगा? आवेश देगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए एक किसका क्वेश्चन करते हैं। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए ना, नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो फिर चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है। तो ध्यान देना है कि आवेश और समय के बीच का जो ग्राफ होगा, यदि उसका हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा? विद्युत धारा देगा। और यदि वही विद्युत धारा और समय के बीच का ग्राफ है तो वहां से हमें क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, एक आपका ग्राफ ऐसे, फिर वो वाला ग्राफ आपका कुछ ऐसे है, फिर आपका ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है। और ये जो दिया हुआ है, यहां से ये दिया हुआ है 10 एम्पियर, 10 कूलम, सॉरी ये चार्ज है। ये आपको दिया हुआ है 12 कूलम, ये आपको दिया हुआ है 20 कूलम, 20 कूलम। इधर आपका T बराबर 1 है, T बराबर 1 सेकेंड पर। ठीक है। ये T बराबर 2 सेकेंड है। क्या है? T बराबर 2, या ये आपका T बराबर 0 है यहां पर। ठीक है। ये T बराबर 2 सेकेंड है। ठीक। ये T बराबर आपका कितना है? 4 सेकेंड। और ये आपका T बराबर यहां के लिए कितना है? 8 सेकेंड। कितना है? 8 सेकेंड। ये इधर आपको क्या दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है, यानी कि चार्ज दिया हुआ है। इधर आपका ये समय दिया हुआ है, समय यानी कि क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है मेरे भाई। अब ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 3 सेकेंड पर, t बराबर 6 सेकेंड पर हमें सॉरी क्या कह रहा है कि हमें जो है t बराबर 1, t बराबर 3 सेकेंड और t बराबर 6 सेकेंड पर
विद्युत धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहां से ध्यान से देखो मेरे भाई, t बराबर 1 सेकेंड के लिए, ठीक है ना, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना इत्मीनान के साथ। देखो यहां से ये t बराबर कितना है मेरे भाई, 0 है। ये कितना है, t बराबर 2 सेकंड है। तो जो एक t बराबर 1 सेकंड होगा, इन दोनों के कहीं बीच में होगा, इन दोनों के बीच में ही तो होगा ये। और ये वाली लाइन कैसी है, ये वाली लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। और मैंने आपको बताया था कि Q वर्सेस टाइम का ग्राफ, आवेश वर्सेस समय का ग्राफ आपको क्या देता है, विद्युत धारा देता है। और उस ग्राफ का क्या, आपका स्लोप जो है, जो स्लोप है, जो प्रवणता है, वो आपको क्या देता है, विद्युत धारा। तो यहां से इसकी प्रवणता, तो ये 0 से लेके कहां तक है, 10 तक है ना, और समय कितना है, t है। तो I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है dq/dt। तो आवेश में चेंज कितना, 0 से लेके 10 तक, तो 10 उसमें आवेश में चेंज हो रहा है, समय में कितना चेंज हो रहा है, समय तो आपका 2 सेकंड है। कितना है, 2 सेकंड। भाई यहां से लेके यहां तक का स्लोप आप निकाल सकते हैं ना। ये कब है, एट t = 1 पर। तो ये आपका रहा, तो ये आपका यहां से लेके यहां तक का स्लोप तो सेम है ना, चाहे आप बीच का निकालो या कहीं का निकालो, क्योंकि एक लाइन का स्लोप तो हमेशा बराबर रहता है। तो समय कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर, दैट्स इट। फिर I एट कितना पर, 3 सेकंड पर। तो जब आप 3 सेकंड पर निकालोगे तो 3 सेकंड आपका कहां होगा, कहीं यहां पर। 3 सेकंड तो कहीं यहां पर होगा ना, इन दोनों के बीच में। तो AB का स्लोप जब आप निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, dq/dt। आवेश कहां से चेंज हो रहा है, 12 से चेंज हो रहा है, 12। भाई B का मान कितना है, 12 माइनस का 10 बटा समय भी कितना चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक का 2 सेकेंड। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2/2 = 1 एम्पियर। क्लियर। फिर है आपका B से C के लिए, B से C मतलब 6वें सेकंड के लिए। तो 6वां सेकंड कहीं यहां पर आएगा, 4 से और 8 के बीच में कहीं आएगा, यानी BC का स्लोप निकाल लेते हैं। तो BC का स्लोप जब आप निकालोगे तो यहां से I एट t = 6 सेकंड पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी dq/dt। ये कहां से, आपका C कितना है, 20 है। 20 में से कितना जा रहा है, 12 बाई 20 कहां पर है, 12 पर। आवेश सीधे 12 पर आ रहा है। समय कितना, 4। समय कितना है यहाँ पर, 4 है ना। 4 सेकंड से 8 सेकंड तक 4 की दूरी है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। अब इनका क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो आप I1 पर, I3 पर और I6 सेकंड पर जब आप इनका अनुपात निकालोगे, क्या करोगे, अनुपात निकालोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5:1:2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो देखिए आप जो है इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके अगले लेक्चर पर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।